अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है हमने लीनियर इक्वेशन को। अब इसमें क्या है, हमारे पास ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो सबसे पहले जो है ना वो हमने इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन में बनाना है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय एलसीएम। तो अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 3, 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। तो हम इस सारी टर्म को जो है, सारे जो क्वेश्चन को है, क्वेश्चन की ईच टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1/3 x minus 2 plus 6 multiply 2 minus 3x divided by 2 is equal to 6 multiply x plus 5 divided by 6। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इनको कैंसिल कर दें, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, सारे कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद अब इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों के साथ, और अगर आउटसाइड द ब्रैकेट आपका साइन जो है वो नेगेटिव होगा तो वो चेंज लेकर आएगा, अदरवाइज नो चेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x माइनस 4 प्लस 6 माइनस प्लस साइन था, नो चेंज, 3 3 जा 9x इज इक्वल टू x प्लस 5। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर वो ऐड हो रही है तो ऐड हो जाएंगे। आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस यहाँ पे भी प्लस माइनस है, तो दोनों वैल्यूज जो लाइक टर्म्स है वो हमारी माइनस ही हो रही है। 2x माइनस 9x, आंसर आ जाएगा -7x, -4 प्लस 6, आंसर आ जाएगा 2x प्लस 5। अब हम जो है वो लाइक टर्म्स को जो है वो एक्स को जो है वो मैं अपनी लेफ्ट साइड पे कर लेती हूँ और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो -7x और ये वाला x जब साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये मूव कर रहा है, और ये 2 जब उधर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बाकी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी -2। तो -7x माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू -8x, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3। तो अब हमें तो x फाइंड आउट करना था, तो x आ जाएगा -3/8। वैसे तो ये -8 जो है वो मेरा इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ आ रहा था ना, तो मैथ्स में हम डिनोमिनेटर के साथ जो है वो नेगेटिव साइन लिखते नहीं है, इसलिए मैंने उसको न्यूमरेटर के साथ मेंशन कर दिया। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस का आप जो है वो चेक भी कर सकते हो कि आंसर को आप पेपर में ही कंफर्म कर सकते हो कि आपने कोई गलती तो नहीं की। ये वाली वैल्यू जो है वो आप इस क्वेश्चन में पुट करो, कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज लिखो, तो आंसर दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड की। इसी का और पार्ट करते हैं। और पार्ट में क्या है, सिंप्लीफाई। इसका और पार्ट जो है वो क्या है, हमारे इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए जारी सी बात है कि हमें जो है वो इन फैक्टर को पहले सिंपल लीनियर, जो फिर फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू को हमने एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये 1/2 प्लस 1/3 इस तरह के एक्सप्रेशन भी सॉल्व किए थे। तो इनका सबसे पहला स्टेप जो होता है ना वो एलसीएम होता है। अब यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम का पहला स्टेप जो होता है वो फैक्टराइजेशन होता है। तो मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो फैक्टराइजेशन है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। पहले फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना होता है। 18 5 का क्या होता है 90 होता है। अब 90 के हमने ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं कि क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है लास्ट वैल्यू के साथ, कि माइनस करके मिड वाली वैल्यू आए। तो वो क्या होता है 10 9 सा 19 को मैं माइनस करूँगी, दोनों को 10 में से 9 माइनस हुए तो मेरे पास p आ जाएगा, और मैं 10 के साथ प्लस साइन लगाऊंगी क्योंकि मुझे चाहिए प्लस। जो यहाँ पे साइन आपको चाहिए होगा वो साइन आप ग्रेटर वैल्यू के साथ लगा देंगे। ठीक है, चलें जी, फैक्टराइजेशन जो है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। 5 प्लस मैंने अब यहाँ क्या लिखना है 10p और -9p, क्योंकि मैंने इन वैल्यूज को माइनस करना है। यहाँ अगर नेगेटिव है थर्ड साइन में तो मैंने मिडल वाली वैल्यू हमेशा माइनस करके लानी है। तो माइनस कब होगा, जब साइन डिफरेंट होंगे। अगर सेम साइन हो तो वो तो प्लस हो जाता है। तो -18p², ये फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू मैंने जस्ट कॉपी की है। इसी तरह से मैं अब सेकंड एक्सप्रेशन को भी करूंगी। सेकंड वाले एक्सप्रेशन में क्या है मेरे पास 2 2 जा 4।
अब प्लस का साइन है, यहाँ लास्ट वाली वैल्यू के साथ क्या है, प्लस का साइन। यहाँ बेशक नेगेटिव हो, हमने सिर्फ इस साइन को देखना है। अगर ये वाला साइन नेगेटिव तो माइनस करके फैक्टर्स आएंगे, अगर ये वाला साइन लास्ट वाला साइन प्लस तो प्लस करके फैक्टर्स आएंगे। अब 4 के फैक्टर्स के प्लस करके 5 आ जाए तो वो क्या हो गया, 4 1 सा 4, तो 2 प्लस 4p प्लस p प्लस 2p स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। फैक्टराइजेशन का जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा कॉमन लेना होता है। 5 इसमें से कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या रह रहा है 1 और यहाँ क्या रह रहा है 2p। यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन 9p कॉमन आ रहा है और साथ में नेगेटिव साइन भी आ रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या करता है, चेंज लेकर आता है। नेगेटिव साइन क्या करता है, चेंज लेकर आता है। तो अब हम चेंज करेंगे किसको, साइन को चेंज करेंगे। 1 प्लस हो जाएगा, 9p कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2p माइनस 2 ओवर यहाँ से अगेन 2 कॉमन, 1 प्लस 2p, p कॉमन 1 प्लस 2p। नेक्स्ट देखें क्या है 5 ओवर, अब इन दोनों में से 1 प्लस 2p कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 5 माइनस 9p माइनस अगेन 1 प्लस 2p कॉमन आ रहा है और 2 प्लस p कॉमन आ रहा है। अब अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखें, ये दोनों फ्रैक्शंस जो है ना वो अलग अलग एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें तो इनमें से ये 1 प्लस 2p और 1 प्लस 3p दोनों में से कॉमन है, ठीक है। तो अब इसको कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर 1 प्लस 2p कॉमन ले लेते हैं। जब भी आपने सिंप्लीफाई करना है ना तो सबसे पहले अगर कॉमन कोई वैल्यू आ रही है ना तो उसको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने से क्या होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा। 1 प्लस 2p हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास 5 माइनस 9p रह गया और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2 प्लस p। नेक्स्ट अब जो है वो प्लस माइनस आ गई। प्लस माइनस को हम किस तरह से करते हैं, अब इसमें तो मजीद एलसीएम नहीं ना हो रहा तो हमने जो है वो एलसीएम क्या होगा, जस्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो हम एलसीएम में क्या होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, 5 माइनस 9p इंटू 2 प्लस p। अब वही रूल जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरह से, और दरमियान में ये जो साइन है वो ये रहेगा। 5 हम एज इट इज कॉपी करेंगे और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5 प्लस 2 प्लस p, नेगेटिव साइन एज इट इज कॉपी होगा, 2 एज इट इज कॉपी होगा। पहले जो वैल्यू यानी कि मौजूद है वो हमने कॉपी कर ली और अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी साथ 5 माइनस 9p। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मैं इधर ही कर देती हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 1 प्लस 2p, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5p माइनस 5 2 ज़ा 10 और अब फिर नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन क्या करेगा, चेंज लेकर आएगा। क्या चेंज, पहले क्या है माइनस है उसको वो पॉजिटिव कर देगा। 9 2 ज़ा 18, 18p, 18p ओवर 5 माइनस 9p इंटू 2 प्लस p, 10 10 से कैंसिल, 18 प्लस 5 23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बस 23 और बाकी रिमेनिंग इसी तरह से 5 प्लस 18 को करके क्या आ जाएगा 23 ओवर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको लास्ट स्टेप में यहाँ अपने 23 लिखना है और बाकी वैल्यूज को कॉमन लिखना है। 23p ओवर 1 प्लस 2p इंटू 5 माइनस 9p इंटू 2 प्लस p। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 1 ओवर 1 प्लस cos x प्लस 1 ओवर 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cot स्क्वायर x। इसको करने के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ, जो चीज़ें आपकी मेमोरी में होंगी, जिनको आपने रटा लगाना है, याद करना है। कौन कौन से एक्सप्रेशन जो है वो होप आप लोगों ने याद किए भी होंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू secant स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर एक्स। इसके अलावा कि आपको ये भी पता है कि 1 ओवर साइन एक्स, साइन है तो कोसिकेंट एक्स
और 1/cos है तो secant x, और टेंजेंट का क्या है sin/cos, sin x/cos x है तो टेंजेंट x। इसमें ये सारे एक्सप्रेशन जो है वो अगर आपने याद किए हुए होंगे, 1/टेंजेंट लास्ट एक कि 1/टेंजेंट होगा तो वो कोटेंजेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल है, पहली तीन साइन कॉस टेंजेंट, नेक्स्ट तीन की जो है वो रेसिप्रोकल है। उनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट 3 आइडेंटिटीज आ जाती है ना, ट्रिक आइडेंटिटीज। ये सारा कुछ आपने याद किया हुआ है, अगर ये आपके माइंड में होगा तो इस तरह का एक क्वेश्चन आना ही आना पेपर में ज़रूर आएगा। उस पेपर को सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल आपको अलजेब्रिक जो भी आपके अलजेब्रिक स्टेप्स चाहिए होंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो आपने यूज़ किया वही चाहिए होगा। जैसे सपोज अगर ये x होता तो ये देखें पिछला लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन जाता, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो लेकिन यहाँ पे प्रूव डेट लिखा हुआ है, जब भी प्रूव डेट लिखा हुआ होगा तो आपने पहले यहाँ प्रॉपरली इसकी प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वही वाली साइड लिख लो कि 1 + cos x प्लस 1/1 - cos x। उसके बाद आपका पहला स्टेप जो है वो आप सीख चुके हो कि इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आ गया कि 1, तो आपने इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में भी हमारा पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का होता है, लेकिन देखिए इसमें तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रही है, ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए। तो क्या होगा जस्ट, और ये दोनों जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ये ध्यान से बेटा आपने देखना है कि 1 + cos x और यहाँ पे 1 - cos x है, ये साइन चेंज है तो ये पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब ये दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशन है और फिर इनका जो एलसीएम है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, दोनों क्योंकि अनकॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 के साथ कॉमन है, नहीं, इस पूरे को ऑन द होल देखना है आपने, इसको सेपरेट करके आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया। तो अब जब भी इस तरह का एलसीएम आता है तो क्या होता है कि जो आपकी राइट साइड वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे ऊपर जाएगी और ये इस तरह से, ठीक है। और साइन जो भी यहाँ पे होगा वो प्लस का है तो प्लस लगेगा, माइनस का है तो माइनस। अब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 1 - cos x, और ये वाली वैल्यू इस साइड आ जाएगी, ठीक है। ये देखें प्लस माइनस कैंसिल, 1 + 1 2, और यहाँ पे फार्मूला कौन से लगना है आपका, a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। वो फार्मूला लग जाएगा 1 - cos 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा ना, 1 - cos² x, ये आपके पास आ गया। अब देखें सबसे पहला एक्सप्रेशन, मैंने कहा था कि यही आपने वैल्यू याद रखनी है और इन्हीं को लेफ्ट राइट करके जो है ना वो यूज होगा। अगर cos² x को हम उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 - cos x² इक्वल किसके आ रहा है, sin² x के। तो हम साइड पे यहाँ लिखेंगे सिंस 1 - cos² x किसके इक्वल होता है, sin² x के, और ये वाली वैल्यू जो है ना वो यहाँ इससे रिप्लेस कर देंगे sin² x के। अब नेक्स्ट देखेंगे साइन x 1/sin x जो है वो किसके इक्वल है, कोसिकेंट x के। टू साइड पे कर दें तो 1/sin² जो होगा तो वो कोसिकेंट² x के इक्वल हो जाएगी, टू साइड पे हो गया, और यहाँ पे आ गया कोसिकेंट² x। अब कोसिकेंट x किसके इक्वल है, ये भी हमने एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। कोसिकेंट x किसके इक्वल होता है, 1 + cot के, 1 + cot² के, cot² x के। यहाँ पे आप लिखते जाओ साथ साथ ना, ये कोसिकेंट² x इज इक्वल टू 1 + cot² x की आपने याद किया हुआ है इन चीज़ों को, लेकिन आपने बार बार लिखते रहना ताकि ना आपको ये फिर याद भी हो जाती है। 1/sin x किसके इक्वल है, कोसिकेंट x के, ओके। जस्ट ये आपकी आ गई राइट हैंड, नो सॉरी, बस अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या है देखें, 2 मल्टीप्लाई किया हुआ, राइट हैंड साइड में क्या हुआ हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, तो आप भी 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 + 2 cot² x इज इक्वल टू राइट हैंड। फिफ्थ का और पार्ट करते हैं। इन अ गिवन फिगर, जो गिवन फिगर है उसमें आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोनल रूफ ऑफ अ बिल्डिंग शोन। ये बिल्डिंग उन्होंने बिल्डिंग की सिर्फ रूफ जो है वो दिखाई। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि हेक्सागोन तो उन्होंने बोल दिया और साथ में यहाँ पे उन्होंने 5 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे दिया। अब ऐसी कोई हेक्सागोनल शेप नहीं एग्जिस्ट करती कि अगर उसकी साइड 6 है
तो उसकी जो सर्कम रेडियस है, ये रेडियस होगा ना, सेंटर से लेकर एनी वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होगा वो 5 हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इमेजिनरी हेक्सागोन है जो सिर्फ फेडरल कोड के पेपर में एग्जिस्ट कर रही है। अब हेक्सागोन के बारे में हमें पता है कि उसमें तो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती हैं। अब जो इन्होंने जिसके अकॉर्डिंग दे दिया है तो उस तरह से तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन रही, तो इस हेक्सागोन का एरिया तो फाइंड आउट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये हेक्सागोन ठीक नहीं है। लेकिन हम अब पेपर में क्वेश्चन आ गया है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होना चाहिए था, फिर प्रॉपर सही क्वेश्चन बनता, लेकिन बहरहाल जो वैल्यू है मैं उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती। पेपर में जो वैल्यू दी होती है उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है, तो मैं भी इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर देती हूँ। अब जो फार्मूला है एनी पॉलीगॉन का, एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन, उसका फार्मूला लिखते हैं। वो क्या होता है, इसमें जो पहले हमें बेसिक चीज़ें चाहिए ना वो मैं रिवाइज करा देती हूँ। इसमें क्या यूज़ होगा हमारे पास, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन का एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर, A फॉर द अपोथम। एंड व्हाट इज अपोथम? अपोथम इज द लेंथ ऑफ अ perpendicular bisector from the center. This is apothum, this is A, CA is the A। तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ दिस पॉलीगॉन विल बी द पेरीमीटर। तो हमें एक पेरीमीटर चाहिए, वो पेरीमीटर कैसे आएगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर ये लेंथ 6 है, ये भी 6 6 6 6, तो कितने टाइम 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि हेक्सागोन है। अगर पेंटागोन होती तो 6 मल्टीप्लाई 5 हो जाता, ठीक है। पेरीमीटर अगर ऑक्टागोन होती तो ऑक्टागोन में 8 होती हैं, तो अगर ये 6 ही मेजरमेंट होती और साइड से हम मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देते, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ साइड से, तो पी आ जाएगा। पी किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भी पॉलीगॉन की साइड्स होंगी। अब ये सब पे एप्लीकेबल होगा रेगुलर, बट दिस इज फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। तो एक लेंथ आपको दे देंगे और उससे नंबर ऑफ साइड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो पेरीमीटर आ जाएगा। और अपोथम अब फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। हमने चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस किया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास टू साइड्स हैं तो थर्ड साइड जो है वो फिर हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपको इसी तरह से जो है वो मेजरमेंट दे। मैं आपको दोनों केसेस बता देती हूँ जो यूज़ होंगे। सबसे पहला केस तो यही है जो इस वाले में है। तो यहाँ पे तो अगर आपको 5 है और ये हमेशा बाइसेक्ट करेगा, जो अपोथम होगा ये जो भी साइड होगी, अगर पेंटागोन बन रही है उसको भी बाइसेक्ट करेगा। अगर 5 यहाँ पे लेंथ है तो वो 2.5 रह जाएगा। अब 6 है तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 और आपने ये CA फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या बताया बाय पाइथागोरस थ्योरम कि CB का स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यूज लगा देंगे तो हमारे पास CB जो है वो 5 स्क्वायर, CA जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, अपोथम है उसको हमने A लिखा हुआ है, हम यहाँ पे A स्क्वायर लिख लेते हैं और AB जो है वो 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस 9, A विल बी इक्वल टू 4। ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। जब ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इसी तरह के पैटर्न में क्वेश्चन दे। अब वो किस तरह का पैटर्न दे सकते हैं, मज़ीद क्या चेंजेस ला सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये लेंथ दे ही ना, कोई भी शेप दे दें रेगुलर शेप, और यहाँ पे कोई लेंथ ना हो, सिर्फ साइड की बनो, ठीक है, तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें क्या पता है, फिर भी हमने वही चैप्टर 6 की हेल्प लेनी है। चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें सिर्फ फिर ये एंगल चाहिए,
फिर हमें ये एंगल चाहिए। तो हम ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि हम अगर इस एंगल को एक्सीड कर लेते हैं, और पिछले भी एमसीक्यूज में मैंने आपको करवाया है कि जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है 360 होता है। अब ये हेक्सागोन है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है 360 को डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये जो इंटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है वो क्या होगा? 120 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल जो अंदर है, जो पॉलीगोन के अंदर है, वो ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री बन रहा होगा। अब 120 डिग्री एक यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा ट्राइंगल बनाऊं तो ये क्या कर रहा है, जिस ट्राइंगल्स बनाती जा रही हूँ तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है ना वो डिवाइड हो रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। दो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो फिर मुझे इस ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि मैं उसको डिवाइड कर दूंगी 2 से, क्योंकि 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 60। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें ये वाला एंगल जो है वो 60 है। मैंने ये इस साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट कर ली। ये जो एंगल है इसको मैं इससे ज्वाइन कर देती हूँ। ये जो एंगल है ये क्या है? 60 डिग्री है। अब अगर हम ये हमें एंगल गिवन है और ये वाली लेंथ भी क्या होगी? 3। अगर ये दो चीज़ें हमें गिवन है ना तो ट्राइंगल, और ये थर्ड क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हमें ये 3 ट्राइंगल के 3 कंपोनेंट्स गिवन हो तो बाकी हम कोई एनी कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या यूज़ होगा? ट्रिग रेशियोज यूज़ होंगी। ट्रिग रेशियोज क्या होती हैं? हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। हमने क्या पढ़ा हुआ है? टॉ में क्या होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू द ऑपोजिट ओवर बेस। तो इसमें ऑपोजिट क्या है आपके पास? इसको नेम कर लें, वही वाला नेम कर लें, और यहाँ पे अब जो है वो इसको बी प्राइम कह देते हैं। ठीक है, ऑपोजिट ओवर, ऑपोजिट क्या है आपके पास? सी ए है, और बेस क्या है? और सी ए आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, वो ए है। बेस जो है वो आपका 3 है, और टेन थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री है। ऑपोजिट जो एंगल के ऑपोजिट होता है ना उसको अपोजिट बोलते हैं। अगर यहाँ मेरा एंगल बन रहा होगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखिए आप। तो सी ए जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 टेंजेंट 60 डिग्री। तो इस तरह, और यही आपका ए है। तो हम ए जो है अपोथम जो है वो 2 तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकेंगे। या तो ए हमारे पास टेंजेंट थीटा आएगा। आपने ये याद रखना है कि ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ साइड लेंथ, जो भी लेंथ होगी उसका हाफ, और साथ में टेन थीटा। और थीटा कौन सा एंगल? यहाँ टोटल जो भी पॉलीगोन का एंगल बन रहा होगा उसका आप हाफ करेंगे। तो 2 तरीक़ों के साथ आप जो है वो फाइंड आउट कर सकोगे ए और पेरीमीटर का। तो रेगुलर वो भी फार्मूला है जो हर एक पॉलीगोन में, रेगुलर पॉलीगोन में यूज़ होगा। तो अब हमें जो जहाँ क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे हमने कैसे फाइंड आउट करना है ए? यहाँ पे हम फर्स्ट वाले मेथड से फाइंड आउट करेंगे ना। जाहिर सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर ये ना गिवन हो 2 साइड्स तो फिर आपने क्या करना है? ट्रिग रेशियोज। और फिर ये आप बेशक याद कर लें कि अपोथम इज इक्वल टू हाफ एल टेंजेंट थीटा, और थीटा जो है वो जो भी इंटीरियर एंगल पॉलीगोन का बनेगा उसका हाफ। अब अगर देखें पेंटागोन है तो पेंटागोन में इंटीरियर एंगल जो होता है वो 108 होता है। जब उसका हम हाफ करेंगे तो वो 54 रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ऑक्टागोन होगा उसका भी इंटीरियर एंगल आप फाइंड आउट करोगे। आपको जस्ट वो भी आप, ये एक चीज़ आपके पास यूनिवर्सल नॉलेज है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगोन, एनी साइडेड पॉलीगोन का जो होगा वो 360 होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो इससे आप पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करोगे और फिर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करोगे। तो आपको सिर्फ एक लेंथ चाहिए और आप किसी भी पॉलीगोन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए होता है? ए, एक आपने ये ए याद करना है। मैं इनको ना हाईलाइट कर देती हूँ कि आपने याद क्या क्या करना है इन 2 चीज़ों को। एक तो आपने अपोथम के लिए फार्मूला कौन सा याद करना है? ए इज इक्वल टू 1/2 एल टेंजेंट थीटा। व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ द पॉलीगोन, जो भी साइड होगी ना, लेंथ है नहीं लेंथ। और दूसरा आपने क्या याद करना है कि या तो ए फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, और एरिया ऑफ अ पॉलीगोन जो है वो किसके इक्वल होता है? हाफ
पी ऑफ ए, और पी क्या है, पेरीमीटर क्या है हमारे पास, लेंथ इनटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। जितनी भी अगर लेंथ आपको 6 गिवन है तो 6 को नंबर ऑफ साइड्स से फाइंड आउट कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब जो हमें फेडरल बोर्ड की इमेजिनरी हेक्सागोन है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स ने जो है ना इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ किया हुआ था। अब क्योंकि वो ठीक थे कि अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो उसके अंदर कौन सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, तो इसका हम जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और साथ ही उन्होंने जब जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया उसको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उनसे, तो ये आपके पास कितनी हेक्सागोन इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, 6 बन रही है ना। तो अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, तो भी हमारे पास जो है वो हेक्सागोन का एरिया आ जाना चाहिए। लेकिन इस केस में तो देखें बेटा, आप जब फार्मूला लगा रहे हैं आप देखें तो सही कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगा रहे हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको गिवन नहीं है, एक 6 है और एक 5 है, इक्विलेटरल तो नहीं है ना। तो ये फार्मूला तो फिर टोटली फेल हो गया ना, कि आप ये शो करता है कि आपको पता ही नहीं है कि ये फार्मूला है क्या, और आप बस इसको रट्टा रटाया जो है ना वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपने फिर ये चीज़ यूज़ करनी थी, क्योंकि आपको 2 साइड्स गिवन थी, 6 आपको ये फुल थी तो ये हमेशा हाफ में बाइसेक्ट करेगा, ये 3 था तो ये 2 साइड्स गिवन था, मैंने ए फाइंड आउट कर लिया। ए फाइंड आउट करने के बाद जस्ट मैंने पी फाइंड आउट करना है, पी भी मेरा क्या आ जाएगा। मैं अब ये क्वेश्चन को जो है वो इधर कर देती हूँ। ये सारा प्रोसेस आप दोबारा रिपीट कर लोगे, ये वाला ए फाइंड आउट करने का, ठीक है। लेकिन अब मैं जो है वो ए लिख रही हूँ, ए इज इक्वल टू हमारा दिस है, और लेंथ ऑफ साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम जस्ट जो है वो एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी इंटू 6। तो P हमने नहीं फाइंड आउट किया अभी, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स हैं इसकी, 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, PA हाफ ऑफ P की वैल्यू आ गई है मेरे पास 36, A की वैल्यू आ गई है मेरे पास 4, 2 36 2 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी इमेजिनरी पॉलीगॉन का एरिया आ गया। फर्स्ट स्टेप में आप ये करोगे, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पहले ए फाइंड आउट करना है। अगर तो आपको ये एक साइड गिवन है तो ए पैथागोरस से फाइंड आउट होगा। अगर यहाँ पे कोई साइड गिवन नहीं है तो फिर ट्रिग रेशो यूज़ होगी। फिर ए कैसे फाइंड आउट होना है, ये ए का फार्मूला फिर क्या होगा, यहाँ पे हाफ ऑफ लेंथ लिख लो। हाँ, ये मैंने लिखा हुआ ना हाफ ऑफ लेंथ, फिर ये फार्मूला होगा, ठीक है। या तो पैथागोरस थ्योरम या फिर ये हाफ ऑफ L is what is L? L is the length of a polygon, and tangent theta, what is theta? Theta is the half of interior angle. Theta is the half of interior angle. Interior angle. और ये भी बेटा याद रखें कि ये कब यूज़ होना है, जब आपको ये वाली साइड नहीं गिवन होगी। जब ये वाली साइड नहीं होगी तो फिर आप एंगल से अपोथम फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो आपने एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर और अपोथम हर हाल में फाइंड आउट करना है। अगर वो पैथागोरस से फाइंड आउट नहीं हो रहा होगा तो ट्रिग रेशो यूज़ करोगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन गिवन किया गया उसमें पैथागोरस अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर ये वाली लेंथ नहीं गिवन होगी तो फिर क्या याद किया होगा, ये, और फिर ये अप्लाई करके आप ए फाइंड आउट करोगे। जैसे ही आपके पास ए आ जाएगा इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइकिंग ट्रेल राइजेस 500 मीटर्स, यहाँ पे ट्रैक होना चाहिए ना, 500 मीटर्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ट्रैक होगा, एक्सप्रेस द स्लोप इन परसेंटेज।
तो हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है और उसको परसेंटेज में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है और उसको परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है, स्लोप परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप के जो है वो हमने फार्मूला याद भी किया हुआ है कि राइज ओवर रन होता है। तो यहाँ पे क्या है, लिखोगे हाइकिंग ट्रेल लिखा हुआ है तो मैं भी ट्रेल ही कॉपी कर देती हूँ, मुझे ट्रैक ज़्यादा सूटेबल वर्ड लग रहा है। राइज इज इक्वल टू 500 मीटर्स। अच्छा, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ वो मीटर्स की बात कर दे और यहाँ किलोमीटर्स की बात कर दे, तो बस आपने इस चीज़ को थोड़ा जो है वो देखना है कि मीटर्स हो या फिर किलोमीटर्स हो। तो अब हम इसको सेम में कन्वर्ट करेंगे। रन जो है वो 2 किलोमीटर है और हमें पता है कि 2 किलोमीटर जो है वो 2000 मीटर होता है। मैंने दोनों को सेम में कर लिया। अब स्लोप उन्होंने कहा था फाइंड आउट करने के लिए, फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन। राइज क्या है 500 और रन क्या है 2000, कैंसिल करेंगे 5 4 सा 20, 1/4 क्या होता है 0.25। तो स्लोप आ गई आपकी 0.25। ये स्लोप आ गई। अब स्लोप लाने के बाद आपने मजीद उसमें कहा है कि स्लोप इन परसेंटेज, स्लोप इन परसेंटेज। परसेंटेज में शिफ्ट करने का एक ही फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस चीज़ को भी आपने परसेंटेज में इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25%, स्लोप इन परसेंटेज। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट, इसमें क्या है, हमारे पास डेकागोनल डाई है जिसकी 10 साइडेड, डेकागोनल 10 साइड वाला डाई है। उसके ऊपर क्या है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, 10 साइड्स हैं, 10 साइड्स पे यही वाले नंबर मेंशन है। उसको 1 टाइम रोल करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, एन इवन नंबर एंड फैक्टर ऑफ 12। हमारे पास अब सैंपल स्पेस क्या है, ये सारा सेट सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है और इसमें कितने नंबर्स हैं 10। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 10 है। मैं सैंपल स्पेस पूरा लिख लेती हूँ कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, जो जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं ना, वो इन्हीं में से कोई नंबर आ जाएगा ना जो उसके ऊपर लिखे हुए हैं। कोई ऐसा नंबर तो नहीं आ सकता ना कि जो उसके ऊपर लिखा ही नहीं हुआ, जैसे कौन सा 3 लिखा ही नहीं हुआ तो 3 आने के तो चांसेस है ही नहीं है। अब जो आपका डेकागोन है उसके ऊपर यही वाले नंबर मेंशन है तो यही वाले नंबर आएंगे। तो हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कर लो। ठीक है, कि जो फेवरेबल क्या होगा, जो आपको रिक्वायर्ड है, फेवरेबल क्या होगा जो आपको रिक्वायर्ड है। अब जैसे उन्होंने पहले क्या कह दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। अब ऐसा कह दो कि लेट ओ बी द इवेंट दैट ओड नंबर अकर, ओड नंबर अकर। ओ जो है इवेंट है कि ओड नंबर अकर करेगा, तो ओ में देखो उसमें से जो जो आ जाएंगे ना वो सेलेक्ट कर लोगे। अब ये ओड नंबर कौन कौन से हैं, 4 तो ओड नहीं होता ना, 4 आउट हो गया। 5 ये 2 टाइम्स 5 है और 7 1 टाइम्स है। तो हमारे क्या ओड नंबर का जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ये आ गए। मैंने फेवरेबल आउटकम्स लिख लिए। अब फेवरेबल आउटकम्स हैं कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3। तो n ऑफ ओ इसकी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ओड नंबर
नंबर ऑफ ऑड नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने, 1 2 3, कितने नंबर है 3, और टोटल कितने 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड जो हो गई वो आपकी 3/10 हो गई। नेक्स्ट क्या है, एन इवन नंबर। इसी तरह से लिखोगे ई बी द इवेंट दैट इवन नंबर, तो ई विल बी इक्वल टू, ई में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कितने टाइम्स 4, 4 इवन है ना, 4 टाइम्स 4, देन 6 इज इवन, देन 8 इज इवन। 8 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। फिर अब नंबर ऑफ ई कितने हुए, नंबर ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखने के लिए फिर क्या करोगे, वही फार्मूला, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, जिसकी प्रोबेबिलिटी, अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ होगी तो नंबर ऑफ ओड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स है और ओवर 10। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। लास्ट में क्या है, अ फैक्टर ऑफ 12। लेट, इसका भी इवेंट का नाम रखोगे आप पहले, लेट इसको ए कह दो, बी द इवेंट दैट फैक्टर ऑफ 12 अकर। अब आपने उसी में से चूज करना है, जो आपको सेट गिवन है ना उसी में से चूज करना है। तो ए किसके इक्वल आएगा, अब उसमें से आपने वो चूज करने हैं जो फैक्टर ऑफ 12 होंगे। अब 4 क्या होता है, फैक्टर ऑफ 12 होता है, फैक्टर किसको कहते हैं, जो फुली डिवाइड कर देता है विद रिमाइंडर 0। तो 4 डिवाइड कर देते हैं ना 12 को, तो ये फैक्टर हो गया। अगेन 4 कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स है, ये फैक्टर ऑफ 12 है, उसके बाद 6। तो नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर को आप एन भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ए क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। और एस क्या है, नंबर ऑफ एस क्या है, एस ये हमने शुरू में लिखा ना 10 है उसमें, तो ये 1/2।